हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे कुछ टॉपिक हो चुके हैं और उन्हीं कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे फूल गोभी के बारे में, जिसे हम कॉलीफ्लावर भी कहते हैं। इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी पत्ता गोभी के बारे में, यानी कैबेज के बारे में हमने चर्चा की थी, और आज हम बात करेंगे फूल गोभी के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम फूल गोभी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका यूज मतलब उपयोग क्या होता है इसका, इसके साथ इसका न्यूट्रिएंशियल महत्व क्या है, इसके साथ ही मेडिकल जो बात करें औषधीय महत्व क्या है, वो हम आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे। तो फूल गोभी एक महत्वपूर्ण शीतकालीन सब्जी है जो ब्रेसिका समूह के प्रमुख फसलों में से एक है, यानी कि इसकी जो फैमिली होती है वो ब्रेसिकेसी होती है, या इसे हम क्रूसीफेरी भी कह सकते हैं। भारत में इसकी खेती व्यापक रूप से की जाती है और ये पोषण तथा आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये तो इसका होता है सामान्य इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो सामान्य इसका उपयोग होता है सब्जी बनाने में, अचार वगैरह, सूप, प्रसंस्कृत उत्पादों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पोषण तत्व महत्व की बात करें तो इसमें विटामिन सी अच्छा पाया जाता है, विटामिन के अच्छा पाया जाता है, फाइबर अच्छा पाया जाता है और खनिजों का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी कि इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और कई खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन इसकी होती है जो आपको सामान्यतः याद होनी चाहिए या आपके नॉलेज में होनी चाहिए। औषधि महत्व क्या है कि फूलगोभी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर के जोखिम को भी कम करने में सहायक होते हैं, और इसके साथ ही जो पाचन तंत्र होता है उसमें भी ये लाभकारी होती है। ये तो था इसके नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, सामान्य इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से ये टॉपिक हमारा सही से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की, यानी वानस्पतिक वर्गीकरण की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है इसका बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम इसका होता है ब्रेसिकिया ओलेरेसिया वैरायटी ऑफ बोट्राइटिस, यानी ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी कौन सी होती है, क्रूसीफेरी, या जिसे हम ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं, तो ये इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 18, जो कि इसके समान होते हैं पत्ता गोभी के समान। उत्पत्ति स्थान दोनों गोभियों का एक ही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी जिसे हम मेडिटेरियन रीजन भी कहते हैं। फल का प्रकार इसका होता है सिलिकुआ, यानी कि कौन सा प्रकार होता है, सिलिकुआ। ये आपको याद होना चाहिए कि इसका फल प्रकार क्या होता है। तो सिलिकुआ आपको याद होना चाहिए। खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो वो होता है कर्ड, यानी कि जो पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा था, हेड। जबकि जो फूल गोभी में जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है कर्ड, जिसे हम कर्ड कहते हैं, जो जो कि एक अपरिपक्व पुष्पक्रम होता है, वो होता है इसका इनमेच्योर इनफ्लोरेसेंस जो होता है, सॉरी, जो पुष्पक्रम होता है वो इसका खाने योग्य भाग होता है। और इसके साथ यदि हम आगे बात करें जलवायु की, तो जलवायु इसके लिए ठंडी जलवायु की फसल है, इसके लिए मध्यम तापमान आवश्यक होता है। कर्ड बनते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। अधिक तापमान से क्या होता है कि जो कर्ड होता है, जो खाने योग्य भाग जो होता है वो खराब हो जाता है, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए। कैसी, दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका जो पीएच होता है वो 6 से लेकर 7.5 के बीच में इसका पीएच होना चाहिए। और यदि हम बात करें भूमि की तैयारी की, यानी कि जब हम बुआई कर रहे होते हैं तब उससे पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है, तो वो हम किस तरह से करेंगे कि खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करेंगे। उसके बाद मिट्टी को हमें भुरभुरा बना लेना है। भुरभुरा बनाने के बाद जब हम अंतिम जुताई उसमें कर रहे होते हैं, तब उसमें हमें गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वो हमें 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी सोइंग टाइम की, यानी कि जब इसकी बुआई हो रही है उस टाइम की। तो यदि ये भी 3 तरह की होती है ना, एक होती है अगेती, मध्यम और पछेती या देरी से पकने वाली किस्मों की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग समय होता है इसकी बुआई का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगेती की। तो अगेती की जो बुआई होती है वो होती है मई जून में, और मध्यम किस्मों की बुआई जो होती है वो होती है जुलाई अगस्त में, और देर से पकने वाली जो वेराइटियां होती है उनकी बुआई होती है सितंबर से अक्टूबर तक। तो ये आपको
पता होना चाहिए। कौन-कौन सी वैरायटियाँ होती है, वो भी इनको 3 भागों में बाँटा गया है, अगेती, मध्यम और पछेती के आधार पर हम बात करेंगे। तो ये बुआई का समय आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही यदि हम आगे बात करें इसमें कि सीड रेट कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए जो सीड रेट होती है, फूल गोभी के लिए सीड रेट आपको सामान्यतः आपको याद रखनी है 500 से 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इसके लिए आवश्यक होते हैं। वैरायटियों की बात करते हैं हम अगेती, मध्यम और पछेती 3 प्रकार की इसमें वैरायटियाँ पाई जाती है। अगेती वैरायटियों में मुख्य आती है पूसा दीपाली और पूसा कात की यानी और यदि इसकी बात करें सॉरी ये कात की नहीं केत की है इसको यहाँ पे केत की कर लेना। तो केत की होती है, पूसा दीपावली होती है और यदि हम इसके साथ ही और इसकी अगेती किस्मों की बात करें, तो उनमें आती है अर्ली कुंवारी होगी, अर्ली पटना हो गई, पूसा अर्ली सिंथेटिक होगी, पूसा कार्तिक हो गई, अर्का कांति हो गई। ये इसकी होती है अगेती किस्में, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मध्यम किस्मों की, जिनमें आती है मुख्यतः पूसा शरद और पंजाब जॉइंट। और यदि हम इसकी और बात करें तो इसमें आती है पंत शोभा हो गई, पूसा बीटा केसरी हो गई और यदि हम बात करें कि जो पूसा हिम ज्योति भी इसी की वैरायटी होती है और लास्ट इसकी जो पछेती वैरायटी आती है उनकी हम बात करते हैं जिनमें आती है पूसा स्नोबॉल और पूसा हिम ज्योति। और यदि हम बात करें इसकी पूसा स्नोबॉल 1-2 भी होती है और पूसा स्नोबॉल K1 भी इसकी वैरायटियां होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वैरायटियां थी जितनी मैंने बोली वो भी आपको याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे जितनी नोट्स में आपकी लिखी गई है वो वैरायटियां तो आपको याद होनी ही चाहिए। और अब हम बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की यानी खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो फूल गोभी को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गोबर की जो सड़ी गली जो खाद होती है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो होता है वो संतुलित उपयोग हमें करना चाहिए। यानी कि जो फूल गोभी होती है उसको अन्य सब्जियों से ज्यादा इसको खाद की आवश्यकता होती है। जो हम नाइट्रोजन देते हैं उसको किसी भी क्रॉप में यदि हम एक साथ ना दें तो अच्छा है। उसको 2 से 3 भागों में हमें विभाजित करके अलग-अलग समय पे उसमें नाइट्रोजन हमें देना चाहिए। भले वो कोई सी भी क्रॉप हो, लगभग क्रॉप में हमें 2 से 3 भागों में उसको बाँट कर देना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं यानी रोपाई की, तो पौध 4 से 5 सप्ताह की जब हो जाए, तो उसको मुख्य खेत में लगाना चाहिए या ट्रांसप्लांटिंग हमें करनी चाहिए। रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए ताकि पौधों को कम झटका लगे, यानी कि शाम के समय में हमें करनी चाहिए। और स्पेसिंग की बात करें तो अगेती किस्मों के लिए 45 इंटू 45 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए और देर से यानी पछेती किस्मों के लिए आपको 60 इंटू 60 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए होती है। इरिगेशन की बात करते हैं तो फूलगोभी नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें जो नियमित होती है रेगुलर सिंचाई इसमें हमें करनी होती है। कर्ड बनने के समय पर्याप्त नमी बनाए रखना होता है और जल भराव से बचना होता है, क्योंकि इसमें यदि जल भराव होगा तो कहीं न कहीं जड़ सड़न जैसी जो रोग होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की यानी खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार फसल के पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए हमें समय-समय पर निराई-गुड़ाई करनी चाहिए या खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए इसमें, ताकि खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सके। अंतर क्रियाओं में मिट्टी चढ़ाना पौधों को मजबूती के लिए जरूरी होती है और जड़ों के विकास के लिए पौधों को सहारा देने की में मदद करता है। एक इसमें क्रिया होती है ब्लांचिंग की। ब्लांचिंग क्या होता है कि जो कर्ड को सफेद और कोमल बनाए रखने के लिए क्या होता है कि उसको जो कर्ड बनता है उसको बाहरी पत्तियों से ढक दिया जाता है ताकि उस पर तेज धूप ना पड़े, किसी भी प्रकार के रोग और कीट उस पर ना इफेक्ट डाले, ताकि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे और वो सफेद रहे, कोमल वो बना रहे। तो इसके लिए ब्लांचिंग की क्रिया इसमें मुख्यतः की जाती है जो आपसे पूछी जा सकती है। ये प्रक्रिया धूप से बचाव करती है और कीटों से भी इसका कहीं न कहीं बचाव करती है। अब हम बात करते हैं रोग एवं कीट प्रबंधन। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में ही कीट समान होते हैं, जो कि एक डायमंड बैक मोथ होता है, जिसका जो रोगजनक होता है वो होता है आपके प्लूटेला जाइलोस्टेला, इसका जो रोगजनक होता है वो होता है। और जैविक प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे, जो बीटी होता है यानी बेसिलस थोरेंजिनेसिस का स्प्रे इसमें कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। और इसका जो रोगजनक होता है फ्लूटेला जाइलोस्टेला, ये इसका रोगजनक होता है किसका, डायमंड बैक मोथ का। एक इसमें लगते हैं एफिड, यानी कि जो एफिड होते हैं इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करना चाहिए, ये हमेशा पत्तियों को रस चूसते हैं। रोगों की बात करते हैं इसमें ब्लैक रोट होता है, डाउनी मिल्ड्यू रोग भी इसमें
सामान्यतः देखने को मिलता है। और भी इसमें अनेक से रोग लगते हैं, जैसे कि ब्लैक लेग हो गया, इस सफेद रोली हो गई, कर्ड रोग होता है इसमें, वो भी लगता है, जो कि एक जीवाणु के कारण लगता है। उस जीवाणु का जो नाम होता है वो होता है इरविनिया केरोटा वोरा, इसका बॉटनिकल नेम होता है, या इसका जो रोगजनक होता है उसका नाम होता है। और इसके जो नियंत्रण होते हैं वो समय पर हमें इसका नियंत्रण करना चाहिए, जो भी स्प्रे इसमें आवश्यक हो वो स्प्रे हमें करना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग जब कण पूर्ण विकसित हो जाता है, सख्त हो जाता है, सफेद हो जाए, तब कटाई हमें इसको करनी चाहिए। यदि हम कटाई में थोड़ी भी देरी करेंगे तो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है, यानी कहीं न कहीं उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। उपज की बात करते हैं तो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको इससे उपज मिलती है। अब आपकी यहाँ तक फसल है जो कटाई भी हो गई है, उसकी उपज भी आपने निकाल ली है, लेकिन कटाई के बाद उसको कैसे स्टोरेज करते हैं, यानी कटाई के बाद क्या प्रबंधन हमें उसमें करना चाहिए। तो कटाई के बाद फूल गोभी को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद बाजार में भेजा जाता है, यानी कि ये इसका प्रोसेस होता है। उसको फूल गोभी जैसे हम कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसको ठंडी जगहों में रखना चाहिए और ग्रेडिंग या पैकिंग करने के बाद उसको बाजारों में बेचा जाता है या भेजा जाता है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था कॉलीफ्लावर, यानी कि जिसे हम फूल गोभी कहते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फूल गोभी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और ये आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वेजिटेबल के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।